Hello students, hope you all are good and revising properly at home. As we have started economics of SST, हमने economics start कर दिया था and we have covered chapter number 14 completely in a single video, and that was the chapter number 14. Now today I am considering the chapter number 15. From this chapter you will receive single question in choice of 4 marks. I am repeating, from this chapter there will be one question in choice of 4 marks. ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, ये भी अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं, भले कितना भी आप इसमें पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस जो है हमने काउंट कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस चैप्टर की मेन हेडिंग्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो मेन हेडिंग्स के बाद आप नोटिस करेंगे चैप्टर बहुत इजी हो जाता है, बहुत जल्दी फिनिश भी हो जाता है. इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, चॉइस होगी. ये हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन है वो 1+3 में आ जाए या 2+2 में आ जाए, मतलब 4 मार्क्स. कंटिन्यूटी में क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में व्हाट डिफाइन दिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस दिस, इस तरह से, या डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से. तो 1+3 में या 2+2 में क्वेश्चन आ सकता है. चॉइस में आएगा, ध्यान रखेंगे, चॉइस में क्वेश्चन आएगा. उसके साथ साथ इसमें गिने चुने कुछ मेन हेडिंग्स है, उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है. जैसे सबसे पहला चैप्टर का नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इस चैप्टर में सबसे पहला जो है वो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है. किसके बारे में बताया गया है? इंडियन इकोनॉमी के बारे में. तो इंडियन इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी में. देखिए, इंडियन इकोनॉमी को हम दो तरह से पढ़ते हैं. वन इज एज underdeveloped economy and the other is as developed economy. सबसे पहली बात, कोई इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम which is associated with all the production, final goods and services in a country. एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज क्या हैं, इन सबको आप कह सकते हैं एम्फसाइज करने वाला एक जो सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी. दैट सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी. अब इंडियन इकोनॉमी दो तरह से है. आप इंडियन इकोनॉमी को ये नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड ही है, मतलब बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है. आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं. इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड भी है अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू द अदर नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारे अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड यू कैन से श्रीलंका, और इन कंट्रीज के से कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन में ये अंडर डेवलप्ड भी है, और देखा जाए तो अपने आप से ही अगर प्रीवियस ट्रेंड से हम मेजर करें तो ये डेवलप्ड भी है, मतलब कि डेवलप भी हो रही है. आप ऐसे देखिए, जैसे कुछ कंट्रीज हैं आपके चाइना एंड ऑल, इंग्लैंड, अमेरिका, इनसे कंपेयर करें तो हम आज भी, हमारी इंडियन इकोनॉमी आज भी अंडर डेवलप्ड है. अंडर डेवलप्ड है, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली. और अगर हम कंपेयर करें खुद से ही, हम पुराने डिकेड्स को, पुराने दशक, डिकेड्स होता है दशक, पुराने दशक अगर कंपेयर करें वहां से आफ्टर इंडिपेंडेंस से अब तक कंपेयर करें, तो हम ये नोटिस करेंगे कि तब से लेके अब तक इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया है, डेवलपमेंट किया. तो इंडियन इकोनॉमी स्लोली क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, इसलिए डेवलपिंग भी है. अब आपके लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एनलिस्ट द फैक्टर्स या डिस्क्राइब एनी 4 or 6 फीचर्स और फैक्टर्स which illustrate that Indian economy is a developed, underdeveloped economy or as a developing. इसको मैं developing कर देती हूँ. It's not developed, it is developing. Developing, ठीक है, as developing economy. Now see कि आपके लिए क्वेश्चन इन दोनों में से भी आ सकता है कि देखिए इंडियन इकोनॉमी, इसमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इन फीचर्स की हेल्प से, ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, इनके अंदर आपको लिखकर आना होगा, इनके अंदर आपको लिखकर आना होगा. जैसे एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे, लो पर कैपिटा इनकम. अगर हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज से, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम अगर ये कंपेयर करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से, या फिर कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, we find that
our per capita income is very less in comparison to the other countries which comes in developed under the tag of developed country. देखिए जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के टैग में आती हैं, अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए इंडियन इकोनॉमी के पर कैपिटा इनकम का, फॉर एग्जांपल अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो इन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम और हमारी पर कैपिटा इनकम अगर इनको कंपेयर किया जाए तो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो इससे क्लियर होता है कि हमारी कंट्री अभी भी क्या है, अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो हमारी कंट्री क्या है, अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कल ही पढ़कर आए हम, कल ही वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 14 चैप्टर में 14 में कि पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का कम होगा वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। जैसे वो फैमिली याद कीजिए जिस फैमिली में पर पर्सन कम इनकम हो रही है, पर पर्सन किसी के हिस्से में कम मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, तो उस फैमिली के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। तो पर कैपिटा इनकम से ही इन्फ्लुएंस होता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि आप नोटिस करेंगे अभी भी इंडिया में ऐसे एरियाज है वेयर पीपल कैन नॉट फुलफिल देयर 2 टाइम्स ऑफ मील्स, वो अपने 2 वक्त की मील भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे डेली डिमांड्स को डेली नीड्स बोलते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इंडिया में there are so many people, there is a huge number of population which cannot, ये लाइन आप लिख सकते हैं, which cannot fulfill their basic demands या basic needs, जो basic needs होते हैं उनको भी fulfill नहीं कर सकते। basic needs क्या होते हैं, education and that is good health and you will say fooding, that is a lodging, मतलब जिनका खाना पीना है वो, और एक एकोमोडेशन जहाँ पे वो रह सके। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी अभी ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन इंडिया विच कैन नॉट कंप्लीट, विच कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इनको भी नहीं पूरा कर सकते हैं। तो एक ऐसी पॉपुलेशन कंट्री में मौजूद है जिससे पता चलता है देयर स्टैंडर्ड इज वेरी लो फॉर लिविंग, और बाकी कंट्रीज में ऐसा जो डेवलप्ड है वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इनकी बजाय इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहा गया है। नाउ कम टू द पॉवर्टी, जब बेसिक डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो दे मीन्स दे लाइज below the poverty line, BPL. So there is a huge number of population which is residing under the poverty line, below the poverty line. तो इंडिया में गरीबी बहुत है। अच्छा, इसी पॉइंट को मैं यहाँ समझा देती हूँ, इसी पॉइंट को यहाँ रिलेट कर देते हैं। और एक चैप्टर है भी जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी के बारे में भी आएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ सी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, बहुत ज्यादा कंट्री की पॉपुलेशन होने की वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर कंट्री में अभी भी सर्विस सेक्टर, हाँ सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है लेकिन अभी भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ, या फिर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इतनी स्किल्ड नहीं है कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। और पॉपुलेशन इज द मेन रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी के एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होने का। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी 50% वर्क फोर्स, देखिए इस चीज को जहां मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एज अ माइनस पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसी चीज को मैं यहाँ यूज करूंगी एज डेवलपिंग फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए अभी क्या है कि एक्सेसिव यूज है यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। 50% वर्कफोर्स आज भी क्या है, इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। तो जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो इतना अर्निंग नहीं कर पाते हैं जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, और पर कैपिटा इनकम में इस वर्कफोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। देखिए जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का
वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम है, 15%, 15% ही है जीडीपी में। जबकि यहाँ पे किसी किसी एरियाज में मोर देन 85% वर्कफोर्स सिर्फ किसमें इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, लेकिन यहाँ से कंट्री के इकोनॉमी पे, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें कोई हेल्प नहीं हो रही है। देखिए 85% इकोनॉमी जो है वो कौन बना रहा है, सर्विस सेक्टर बना रहा है। 50% देखिए अभी मैंने कहा कि 50% जो पॉपुलेशन है आज भी वो किसमें एंगेज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब इतना वर्कफोर्स आज भी इसमें एंगेज है। लेकिन ये 50% वर्कफोर्स जीडीपी में सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15%। रिमेनिंग 50% कितना कर रहा है जीडीपी में, 85%। तो अभी आप देखिए जरा इस चीज को कि यहाँ से ये जो वर्कफोर्स का आउटपुट कितना कम है। तो इसी वजह से ये इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, इसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, या इसकी वजह से भी हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ही आती है। क्योंकि वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है, आप जानते हैं ना वर्कफोर्स होता है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। तो जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का प्रोडक्टिव अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिव मेजर नहीं निकल रहा है भाई। 50% लोग मिलकर सिर्फ पूरी कंट्री के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ 15%। नाउ सी डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2001, अच्छा पहले तो डेमोग्राफिक फैक्टर या डेमोग्राफी होता क्या है। देखिए जो सेंसस होता है ना, सेंसस रिकॉर्ड जो होता है उसको डेमोग्राफ कहा जाता है। जो सेंसस हर 10 साल बाद जो सेंसस आता है या सेंसस की जो डेटा आते हैं, उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को, सेंसस रिकॉर्ड को डेमोग्राफ कहा जाता है। तो उस पर देखकर ही तो पता चलता है ना, वो ड्रॉ करते हैं कि देखिए 91 से लेके 2011 तक कितना हो गया, या फिर आप 1951 से लेके, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद 51 में हुआ था, तो 1951 से लेके 2011 या 2021 तक क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हुआ, तो ग्राफ जैसा बनाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफ। उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफ। तो डेमोग्राफिक फैक्टर में ये देखने को मिला कि 2001 से 2011 का जो सेंसस रिकॉर्ड आया था इस डिकेड के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ आज भी 17.64% है। ज्यादा डेटा याद नहीं करना है इनको, पहले ही बता देते हैं। वही डेटा यहाँ यूज कर रहे हैं, वही डेटा हम यहाँ यूज करेंगे। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो है ना, यहाँ पे इधर यूज करेंगे। अभी देखिए कि यही डेटा हम यहाँ यूज करेंगे और यही डेटा हम इधर यूज करेंगे। 17.64%। आज भी पॉपुलेशन ग्रोथ 17.64% है, मतलब कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतना है। और ये कहा भी गया है इंडिया के लिए इसी की वजह से, इस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, कि इतना पॉपुलेशन जो आपका पर ईयर हो रहा है। देखिए इसमें लिखा भी है कि जो एनुअल ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ जो है कंट्री की पॉपुलेशन में, मतलब पर ईयर कंट्री का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो इतना है कि हम ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर। जितनी टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है उतना तो पर ईयर का एनुअल इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उतनी ज्यादा पॉवर्टी होगी, उतना ज्यादा लो स्टैंडर्ड ऑफ, उतनी ज्यादा लो पर कैपिटा इनकम होगी, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। दिस इज द मेन रीजन फॉर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट हम कर चुके हैं। नाउ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट होता है वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। यू विल से कि जो हमारी ट्रेडिशनल है, जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो नहीं होती उनको बोलते हैं ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड, जहाँ पे 50% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, वहां पर वही पुराने मेथड से क्या हो रही है, खेती हो रही है। जबकि आज आपके पास इतने, और जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें तो इतने ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो। तो पुरानी जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, आज भी हमारी डिपेंडेंस किन पे है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे है, जिसकी वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन लेस है। आप याद कीजिए पिछले वाले चैप्टर में 14 चैप्टर हमने बताया था, कंट्री में विद इन द बाउंड्रीज जितना ज्यादा सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे या फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, कंट्री का जीडीपी ग्रोथ उतना ज्यादा होगा, कंट्री का जीडीपी ग्रोथ उतना
ज्यादा होगा। तो अब बात करते हैं कि जब ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होंगी तो वर्कफोर्स ज्यादा इन्वॉल्व है, डेज ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो कंट्री की नेशनल इनकम नहीं होगी ज्यादा। जब नेशनल इनकम ज्यादा नहीं होगी या जीडीपी इनकम ज्यादा नहीं होगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? तो जब जीडीपी ग्रोथ ही नहीं होगी कंट्री के, तो वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रहेगा। कैसे वो कंट्री का इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा? नाउ सी other characteristics also, some other characteristics also like low level of human development। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 फैक्टर्स हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट किया जाता है। वन इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड दैट इज सॉरी पर कैपिटा इनकम, दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट हेल्थ, नेक्स्ट एजुकेशन, ये 3 पॉइंट हैं। तो आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अभी भी लो है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज, आपने देखा है इंडिया में कितनी डेथ होती हैं ड्यू टू हेल्थ, उनके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज लेने के लिए मतलब वो कैपेबल ही नहीं है, या कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है कि एक साथ, जैसे अभी हो रहा था ना एकदम से जब ये पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना वाला आया था, तब क्या हुआ था, कोविड-19 क्या थे कि भाई हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं है, इतने बेड्स नहीं, फिर उनके लिए क्या किया गया, उनकी प्रिपरेशन की गई, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो उस दौरान इतनी हेल्थ फैसिलिटीज कंट्री में ही अवेलेबल नहीं, लोग नहीं ले पाते ड्यू टू पर कैपिटा इनकम या लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। साथ ही साथ कंट्री में भी कितनी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। नाउ ब्रॉड इनइक्वालिटीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वर्ड यहाँ पे और आएगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रॉड इनइक्वालिटीज, देखिए अगर हम कंट्री में इनइक्वालिटी देखें तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर और रिच, या फिर पुअरेस्ट और रिच में, मतलब आप कहिए पुअरेस्ट और रिच में जो गैप है, मतलब गरीबी इस सीमा पे है, गरीबी इस सीमा पर है कुछ लोगों की कि वो अपने लिए क्या नहीं कर सकते, बेसिक नीड्स को कवर नहीं कर सकते। और जब उनकी इनकम के लिए देखते हैं तो देखिए जरा कि रिचेस्ट यहाँ है, पुअरेस्ट यहाँ है, तो इनके बीच का जो ये गैप है ये इतना बड़ा है कि जो रिच है वो इतना ज्यादा रिच है, उसके पास तो सारी कैपेबिलिटीज है, लेकिन पुअरेस्ट इतना पुअर है कि दैट पीपल कैन नॉट फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड्स। तो ये जो गैप है, और एक चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि गैप कैसे मिनिमाइज होता है। नाउ सी, ये जो गैप है, ये गैप हमारी कंट्री का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कुछ लोग ग्रो कर भी रहे हैं, लेकिन आज भी जो लोग ग्रो कर चुके हैं उनसे कंपेयर करें जो बहुत डाउन में है, एकदम बॉटम में है, तो उनके बीच गैप बहुत ज्यादा, उनकी ग्रोथ जो है डिमिनिश हो रही है इनके बैकवर्डनेस से या इनके बॉटम में होने से, इनकी आप कह सकते हैं इनकी इतनी ज्यादा पॉवर्टी से। अब बात आती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, आज भी नेबरिंग जो कंट्रीज है, देखिए चाइना से बोलते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना, जापान, अमेरिका, या वेपन्स के मामले में रशिया, ये बहुत आगे हैं, ये कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, ये इंग्लैंड। तो वही चीज आती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो आप नोटिस करेंगे, अभी आज अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, कुछ सालों पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐसा होता था कि दिन में इलेक्ट्रिसिटी आती कम थी और मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल ज्यादा टाइम रहती थी। और आज भी आप नोटिस करते हैं कि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर फेल हो जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है उसको सॉल्व आउट होने में, कई एरियाज में आज भी ऐसा होता है, या पूरे 24 आवर्स में कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स में सिर्फ 4 या 5 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, और लोगों को उस दौरान ही अपने सारे काम करने होते हैं, तो उस दौरान ही अपने सारे काम करने होते हैं। तो इसके चलते आप ये नोटिस कर पाएंगे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये सारी जो चीजें हैं, या टेक्नोलॉजीज, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो डेवलप्ड कंट्री जो है, जिनको हम डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं, जैसे अमेरिका इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, चाइना इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो जिनको हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज गैप। तो इसीलिए कहा गया कि भाई वैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिस मीन्स
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बहुत पीछे, तो अभी हम डेवलप्ड इकोनॉमी में आए नहीं। तो अवर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अस या मेकिंग इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसमें से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कोई फैक्टर्स, तो आप इनमें से 4 मार्क्स का आएगा तो मिनिमम 5 और 6 लिख कर आएंगे, ध्यान रखेंगे 5-6 तक आप लिख कर आइए, कम से कम 6 लिख कर आइए, 6 सब हेडिंग सारे याद रखिए और इनमें अपने अकॉर्डिंग लिख कर आइए। अब आते हैं एज डेवलप्ड इकोनॉमी, एज डेवलपिंग इकोनॉमी सॉरी, कंट्री डेवलप कैसे कर रही है। देखिए 1951 से अगर हम कंपेयर करें, इंडिपेंडेंस के बाद से कंपेयर करें और उसके बाद हम कंपेयर करें 1991 से 2001 और 2011 वाला जो सिनारियो था 2011 के लिए, तो नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है। मतलब हम पुराने वाले डेटा से कंपेयर करें, पुराने डेमोग्राफिक फैक्टर से कंपेयर करें तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उनसे तो हम अभी भाई बहुत पीछे है, तो अभी हम क्या है, अंडर डेवलप्ड है। लेकिन व्हेन वी कंपेयर अवर ओन डेमोग्राफिक फैक्टर्स फ्रॉम पास्ट टू रिसेंट डिकेड्स, हम अगर अभी प्रेजेंट डिकेड्स में कंपेयर करते हैं तो हमारी नेशनल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। तो इससे हम कहेंगे कि हमारी कंट्री कैसी कंट्री इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। उसके बाद चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी मॉनेटरी वैल्यू, इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज आपको पता है ना, हमने 14 चैप्टर में पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इकोनॉमी सेक्टर में चेंज आया है। ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं था, ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। मतलब कि पहले 75% से भी ज्यादा वर्कफोर्स कहाँ पे इन्वॉल्व होता था, प्राइमरी सेक्टर में। अब वो वहां से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, अलाइड एक्टिविटीज में जो हस्बेंड्री एंड ऑल होते हैं, या फिर सिर्फ मिल्किंग, फिशिंग, इन सारी चीजों में, अब वो वहां से निकल के वर्कफोर्स कहाँ स्विच हो रहा है, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का आपको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो ज्यादा है। तो मतलब कि वर्कफोर्स शिफ्ट हो रहा है प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर, इसका मतलब वर्कफोर्स ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेगा इन इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का चेंज हो रहा है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को कैसा इकोनॉमी बना रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी। नाउ चेंज इन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, चेंज इन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें बात करेंगे बच्चे लोग कि आप देख पाएंगे कि 50% वही चीज कि प्रोफेशनल, लोग प्रोफेशनल हो गए, स्किल्ड हो गए हैं, 50% वर्कफोर्स अब कहाँ इन्वॉल्व हो गया है, सर्विस सेक्टर में। वही दोनों पॉइंट को आप इसमें लिख कर आएंगे। अब आते हैं रिफॉर्मिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड ऑल डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर हम पास्ट डिकेड से देखें तो पहले आप नोटिस करेंगे सड़क जो थी वो बहुत कम थी, पक्की सड़क। तो अभी आपने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि कितनी किलोमीटर्स वो जो योजना थी उसमें कि गांव-गांव को जोड़ना है, इतने किलोमीटर की सड़क बनानी है। तो रोड जो विजन था 2025 वाला, तो उस रोड विजन के तहत कितना किलोमीटर रोड्स बना के विलेज टू विलेज कनेक्ट करना है। तो वही चीज, अब रोड्स आर बेटर, रोड्स आर अवेलेबल। अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें, बेटर रोड्स आर अवेलेबल, हाईवेज, ब्रिजेस आर अवेलेबल। उसके बाद जो रेल ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने डेवलपमेंट दिखाया है, जैसे कि पहले सिर्फ गुड्स ट्रेन्स होती थी और गिनी चुनी कुछ पैसेंजर और कुछ स्पेशल ट्रेन्स होती थी। अब नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन्स इंक्रीज हुए और मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं, बुलेट ट्रेन चल रही हैं, तो उनके लिए प्रोविजन चल रहा है। तो और जगह जगह रेलवे लाइन पहुंच रहा है। तो अभी अगर हम पुराने पे से, और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कॉलेजेस ओपन हुए हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, नोटिस कर पाएंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स ओपन हुए, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स ओपन हुए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, उसमें चेंज आया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया है। तो इसके चलते अगर हम पुराने डिकेड से, अपने पुराने डिकेड से कंपेयर करें तो हमारे पुराने डिकेड्स से कंपेयर करते हम ये पाएंगे कि हमने अभी बहुत ज्यादा पहले के कंपैरिजन में क्या किया है, बेटरमेंट की तरफ मूव ऑन किया है, बेटरमेंट की तरफ मूव ऑन किया है। इसीलिए हमारी कंट्री धीरे धीरे क्या करी, डेवलप करी, पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है लेकिन डेवलप कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो इसीलिए हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्या भी कहा जाएगा,
डेवलपिंग इकोनॉमी। कुछ अदर फैक्टर्स ऑल्सो हैं इसमें, देखिए इस अदर फैक्टर्स में हम इसको यूज करेंगे 17.64। तो अगर आप कंपेयर करेंगे 2001 से 2011 वाला जो डिकेड है वहां पे कितना ग्रोथ था, 17.64% था, जबकि पुराने डिकेड जो था 1961 टू 71 वाला डिकेड था, पॉपुलेशन ग्रोथ थी 24.80%, ये पॉपुलेशन ग्रोथ था। अभी देखिए 61 से 71 वाले डिकेड से 2001-2011 वाले डिकेड तक पहुंचते पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीमेंट हुआ है, दिस मीन्स पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। तो ये अदर फैक्टर्स आपको बताते हैं कि भाई देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जैसी फैक्टर है, अगर आप 61 से यहाँ तक कंपेयर करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक बहुत बड़ा डिक्रीमेंट आया है, जिसकी वजह से बाकी चीजें सुधार हो जाएगा, बाकी चीजों में बेटरमेंट आएगा, जैसे पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी कम होगी। तो इन फैक्टर्स की वजह से फिर इंडियन इकोनॉमी अब कैसे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए इस दोनों पॉइंट में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, एनलिस्ट द फैक्टर्स which are responsible या which describes Indian economy as a developing economy या Indian economy as a underdeveloped economy, या आपको इनमें से कंपैरिजन करने को कह दिया जाएगा कि कंपेयर वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है कि आप ये बताइए कि नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम एक फैक्टर ले लीजिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैक्टर ले लीजिए और इसको कंपेयर करके बताइए कि कैसे कंट्री अंडर डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में भी आती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, देखिए ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो ट्रेडिंग होती है उसी को बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, लोन्स लेती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसको क्या जरूरत है, उसको जो प्रोडक्शन करने हैं कंट्री में गुड्स और सर्विसेज के, तो उसके लिए कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री के बैंक से लोन ले लेते था। तो लोन लेने से क्या होता था, कंट्री के ऊपर क्या बढ़ता है, डेप्ट बढ़ता है, डेप्ट मतलब कर्ज। तो जब ट्रेड की वजह से कंट्री के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाता है और डेप्ट बढ़ता चला जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अब फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, फिस्कल डिसिप्लिन वो पॉलिसीज होती हैं, वो एफर्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से इस ट्रेड डेफिसिट को क्या किया जाए, कम किया जाए, कर्ज को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था ये बना था कि ट्रेडिंग पे कुछ लॉज एम्फेसाइज किए गए थे कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाएगी, जिसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट लोगों के ऊपर ना बढ़े, ये सारी चीजें ना हो। उसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अच्छा, इसको मैं कवर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। मुझे एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि मैम वीडियो इतना लेंथी हो जाता है कि हम उसको एक साथ देख भी नहीं पाते। तो यहाँ तक हमारा ये फिनिश हो गया। अभी मैं एक वीडियो और आपको अपलोड करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कंट्री की जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में आने के लिए क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, किस वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एक बेटर इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है, इस यहाँ से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज कीप स्टडिंग, और मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी।